गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कहूं कि ये आपके पास कंप्लीट लाइफ में यूज होता आया है और आगे भी होता रहेगा तो मैं गलत नहीं हूं। ये हर जगह यूज होगा आपके पास। आप +1 में जाएंगे, मैथ्स लेते हैं तो यूज होगा ही होगा, मैथ्स नहीं लेंगे तब भी यूज होगा किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी वे के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले तो बात समझना कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज, कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसमें अरिथमेटिक यानी कि मेरे पास कुछ ऑपरेशंस लग रहे हैं। यहां पे मैं जनरली दो ही ऑपरेशंस लगा के चलूंगा, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। जनरली हम सिर्फ यही दो ही ऑपरेशन लगा के चलते हैं। वो हमारे पास अरिथमेटिक और सब्ट्रैक्शन की जो सीरीज बनती है उसे मैं एपी कहता हूं या फिर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता हूं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी स्कोरिंग भी है। हम काफी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस में जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आज इन्हें देखते हैं कि एपी है क्या। मान लो स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा 2, 4, 6, 8 और मैं आपसे पूछता हूं यहां क्वेश्चन मार्क में क्या है। आप सभी को पता चल रहा है यहां 2 और 4 के बीच में +2 का गैप है, 4 और 6 के बीच में +2 का गैप है, 6 और 8 के बीच में भी +2 का गैप है। हर एक में 2-2 का गैप आ रहा है, सेम गैप आ रहा है। तो यहां पे भी +2 करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। अब आपके पास एक सीरीज ये बन सकती है स्टूडेंट्स, 1 लिखा मैंने, यहां 3 लिखा मैंने, ठीक है, यहां 6 लिखा मैंने और मैंने यहां लिखा 10। फिर मैं पूछता हूं यहां क्या आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे सर 2 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, यहाँ 4 का गैप हो रहा है, तो यहाँ 5 का गैप लगा के मैं 15 लिख दूंगा। वो ठीक है स्टूडेंट, आपके पास जो आंसर आया वो 15 ठीक है, लेकिन ये मेरे पास एपी बना, ये मेरे पास एपी है, लेकिन ये मेरे पास एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है मेरे पास? क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहां पे जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम। अगर वो सेम है तो वो एपी बनेगा, अदरवाइज वो एपी नहीं बनेगा। यहां मेरे पास सेम नहीं था, तो ये मेरे पास जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आया, ये थी मेरे पास मैंडेटरी कंडीशन फॉर द एपी। ठीक है। इस डिफरेंस का जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये तो हमें पता चला कि एपी क्या होता है और एपी क्या नहीं है मेरे पास। फिर दूसरी चीज, जो सबसे पहली टर्म लिखी है, सबसे पहले जो लिखा है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट टर्म। अब एक और चीज को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं वो क्या है? वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन। वो क्या है? वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन। समझ आया? ये ध्यान रखना, ये वैल्यू है फर्स्ट पोजीशन पे, वो फर्स्ट पोजीशन है। और फर्स्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल ए से।
फर्स्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल a से, लेकिन ये ध्यान रखना अनटिल अनलेस हमें कोई और सिंबल ना दिया हो। अगर मुझे कोई और सिंबल दिया गया तो मैं यहाँ पे स्मॉल a की जगह कुछ और अल्फाबेट जो भी दिया होगा मुझे वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने सीरीज दी √2, √3, √4, √5। अब मैंने ये पूछा क्या स्टूडेंट्स ये मेरे पास एपी है? एपी है। एपी को चेक करने के लिए सबका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहली खाली दो टर्म्स का देख लो, हर एक का देखना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर देखो, ये नहीं कह सकते सर 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, नहीं, स्क्वायर रूट भी है भाई, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। मैं आपको बता ही देता हूं। आपको पता है √2 की वैल्यू होती है 1.42, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √4 की वैल्यू होती है 2, सभी को पता है। अगर मैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 1.73 में से 1.42 को माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 4 गया 3, तो 0.31 आ गया। अगर मैं इसी तरह से इन दोनों का ही कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा, 2 माइनस में 1.73, सॉल्व करके 0.27 बन रहा है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों मेरे पास क्या हो गया, मैच नहीं हुआ, तो आगे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, नॉट एन एपी, ये मेरे पास एपी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला काम तो आपको यही देखना है कि क्या मेरे पास एपी होगा, क्या मेरे पास एपी नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ये कहा स्टूडेंट्स, एक दे रखा है √2, ठीक है, एक दे रखा है आपको √8, एक दे रखा है √18। आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है, आपको चेक करना है क्या ये एपी है, या फिर मैं ये कह दूं इसका नेक्स्ट टर्म बताओ। अभी कुछ स्टूडेंट्स लगेगा सर वो वाला कंसेप्ट भी चलो आपका मान लिया, 8 - 2 6, हमें √2 की वैल्यू पता है, √8 की, अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। √2 को मैं √2 ही लिखूंगा, √8 को आपको पता है मैं 4 × में 2 लिख सकता हूँ, √18 को मैं 9 × में 2 लिख सकता हूँ। ये √2 आ गया, 4 का √2 बाहर आ गया, ये अंदर में √2 बचा, 9 का √3 बाहर आ गया, ये 2 अंदर बच गया। अगर मैं अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालता हूं, पहले क्या आएगा, 2√2 में से इस √2 को माइनस करा, आपको पता है कैसे होगा, √2 कॉमन आ गया तो 2 माइनस में 1, आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, √2, क्योंकि 2 - 1 तो 1 होता है। अगर मैं ऐसे ही इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 3√2 में से 2√2 को माइनस करना पड़ेगा, √2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या, 3 - 2 जिसकी वैल्यू है √2। अभी देखो आपको पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 सेम आ गया, तो ये मेरे पास एपी में है, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब एपी में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क भी निकालना पड़ेगा। अब वो क्या निकालूं, ये देखो आपके पास 3√2 आया था, तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, 4√2 होना चाहिए, तभी एपी में बनेगा 4√2। अब कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर मैं 4 को अंदर लेके जाऊंगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 32। समझ आया ना ये बात, कैसे किया, क्योंकि 4 तो बाहर आया है रूट से। अगर मैं उस 4 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाता है, स्क्वायर। एक चीज याद रखना, बाहर वाली किसी भी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, 4 है तो 16, 5 है तो 25। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास क्या था, एपी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए फिर मैं आपको एपी के बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। मैंने ये कहा मेरे पास यहाँ पे
10 पोजीशंस थी। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये मान लो, चलो बॉक्स मान लो, ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, इस तरह से चलता गया और ये आ गया बॉक्स नंबर 10। मैंने ये कहा बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 1 में 5 kg शुगर है मेरे पास, बॉक्स नंबर 2 में मेरे पास 7 kg शुगर है, बॉक्स नंबर 3 में मेरे पास 9 kg शुगर है, और इस तरह से यहाँ पे कितना है 11 kg शुगर है। समझ पा रहे हो मेरे पास कि मेरे पास क्या हो गया, हर एक में 2-2 kg का डिफरेंस आ रहा है। अब मेरी बात यहां से समझना, अगर मैं यहां से निकालता हूं फर्स्ट टर्म, अगर मैं निकालता हूं फर्स्ट टर्म जिसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया था ए से, स्मॉल ए से, वो तो क्या बताया था मैंने, वैल्यू एट प्रेजेंट फर्स्ट पोजीशन, वैल्यू प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन बताया था। तो फर्स्ट पोजीशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, वो फर्स्ट बॉक्स हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया, वो फर्स्ट बेंच हो सकता है। तो बॉक्स नंबर 1 में कितनी वैल्यू है, बॉक्स नंबर 1 में वैल्यू कितनी है 5 kg। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी के बारे में, कॉमन डिफरेंस हमेशा किसका निकलता है, कंसेक्यूटिव पोजीशंस के बारे में। तो 7 में से 5 गया, 7 kg माइनस में 5 kg, कितना रह गया 2 kg। ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। फिर आता है जो आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये क्या है, ये होती है पोजीशन। ये क्या बताया मैंने, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है एन, पोजीशन का मतलब क्या होता है एन। आप ये कह सकते हो एन का मतलब है पोजीशन। क्लियर, ये ध्यान रखना। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट टर्म क्या है और एन क्या है। एन क्या है, पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पे कोई भी चीज रखी है मेरे पास। फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि कोई भी वैल्यू क्या होगी, उस पोजीशन पे रखे जाने वाली वैल्यू। जैसे मैं कहता हूं थर्ड पोजीशन पे कितनी वैल्यू है, थर्ड पोजीशन पे 9 kg की वैल्यू है। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन समझते हैं स्टूडेंट। डी आपको पता चल गया, डी क्या था, कॉमन डिफरेंस मेरे पास। एन आपको बताया नंबर ऑफ टर्म, ए क्या था फर्स्ट टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म। ए एन क्या होता है वो देखने वाली बात है। कहता है वैल्यू प्रेजेंट एट पोजीशन एन, nth पोजीशन पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो होता है ए एन। वो क्या होता है, ए एन। अब जैसे कि मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये कहता फाइंड A5, तो A5 का मतलब क्या था, इसका मतलब है वो वैल्यू बताओ जो 5th नंबर पोजीशन पर प्रेजेंट है। 5th नंबर पोजीशन, पोजीशन नीचे वाली है। तो मैं यहां से, अब देखो यहां पे तो फिर भी आप 10 तक की पोजीशन से तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। मान लो मैं यहां पे लिख देता A9, तो बहुत बार एडिशन करना पड़ता, तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा, ए जहां पर भी एन है वहां पे एन लिख दूंगा, जहां पर भी एन है वहां पे 9 लिख दूंगा, क्योंकि एन ये रिप्रेजेंट करता है एन की वैल्यू को, आप समझ पाए होंगे। ए आपके पास क्या था 5 kg, एन क्या आ गया 9 माइनस 1, डी क्या है आपके पास 2 कॉमन डिफरेंस 5, 9 माइनस 1 8 इंटू में 2, कितना आ गया 8 2 16, सॉल्व करके 21 आ गया। यानी कि 9th बॉक्स में 21 kg शुगर प्रेजेंट होगी। अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं अगर आपको लगता है। 5th पोजीशन पे क्या जाएगा 13, 6th पे क्या जाएगा 15, 7th पे क्या जाएगा 17, 8th पे क्या जाएगा 19, 9th पे क्या गया 21।
अगर आप वैसे भी चलेंगे सीक्वेंस में। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स अच्छे से। अच्छा, फिर आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर जब भी हमें ये कह रखा हो हाउ मैनी टर्म्स, या फिर आपके क्वेश्चन की सेंस बनती हो हाउ मैनी के अंदर, ये बहुत ही अच्छा रूल है स्टूडेंट्स। जब भी क्वेश्चन की फॉर्म बनती हो हाउ मैनी टर्म्स, तो उसका मतलब है यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, यू नीड टू फाइंड n ओनली। आपको क्या निकालना है? n निकालना है। ans की बात नहीं हो रही है वहां पर, इसका मतलब समझे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली हमारे। ओके, अब जैसे कि मैंने ये कहा स्टूडेंट्स, वो कहता है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। कहता है 8/10 की वैल्यू निकालो। 8/10 का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट 10th पोजीशन, कि 10th पोजीशन पे कितनी वैल्यू प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम तो मैंने वही करा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2। फर्स्ट टर्म का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट द पोजीशन नंबर 1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस में 2 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, एन आपको यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि 10th पोजीशन के अकॉर्डिंग निकालना है। फॉर्मूला क्या था आपके पास? an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज याद रखना, एपी का कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे ए और डी पता है तो, कभी कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका ए और डी फाइंड आउट करने की तरफ होना चाहिए। an आपको यानी कि 8/10 की वैल्यू निकालनी है। a क्या है? 2, n क्या हो गया? 10 माइनस 1, और d क्या है आपके पास? 5। 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 5, तो कितना हो गया? 45। 45 में 2 को ऐड किया तो 47। तो 47 आपका क्या हो गया? आंसर। यानी कि 10th पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 47। तो पता चला आप कितने आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। वरना अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए 10th टर्म तक तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब फाइंड आउट तो कोई भी कर सकेगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी, अब मैंने आपको एक चीज बताया था, हाउ मेनी का मतलब जब भी आ जाए तो आपको n निकालना है। पहला काम तो ये। अब उसने क्या कहा? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट आते हैं। अब एक बात सोचो, मेरे पास कहां से नंबर शुरू होते हैं कि जिसमें 2 डिजिट शुरू होते हैं? 2 डिजिट नंबर आपके पास 10 से शुरू होता है, लेकिन क्या 10 मेरे पास 3 से, क्या मेरे पास 10 मेरा 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो मैंने इसको हटा दिया। 11 होता है? नहीं होता, छोड़ दो। 12 होता है? हाँ 12 होता है सर। 12 के बाद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 3 को ऐड करते जाओ। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, क्योंकि 3 से डिवाइड होना ना, वही आएंगे, चेक कर दो। 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, तो 15 ही बचा। इसी तरह से चलता जाऊंगा जितने भी मेरे पास 2 डिजिट नंबर है। अब मेरे पास इसके बाद जो 2 डिजिट नंबर बचेगा, पहले आप क्या करा करो, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। उसके बाद तो 3 डिजिट क्या आते हैं? 100 में 3 डिजिट है ना हमारे पास, तो 99 चेक करो, क्या 99 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है सर। तो ये आ गया 99 मेरे पास। समझ गया? अब मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये क्या थी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। हमें तो ये वाली पोजीशन निकालनी है ना, जहां पे 99 बैठा है। मुझे क्या निकालना है? जहां 99 बैठा है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an क्या रखूंगा मैं?
जिसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे पोजीशन निकालनी है उसकी वैल्यू। यानी कि मान लो मैं ये कह दूं कि मेरा घर कौन से नंबर का है, तो मुझे पहले मेरा घर पता होगा, यानी कि मेरा नाम पता होगा, मैं उस घर पे चला जाऊंगा, पोजीशन तो बाद में पता चल जाएगी, घर का नंबर पता है तो। यानी कि घर का नंबर निकालना है, वैल्यू पता है, वैल्यू क्या है 99, क्योंकि लास्ट की टोटल निकालनी थी ना, कितनी टर्म्स है मेरे पास, ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है 12, एन तो सर निकालना है, और बी क्या है 12 और ये 15। कॉमन डिफरेंस अगर आप यहां से निकालते हो तो 15 माइनस में 12 यानी कि 3 आ गया। अभी देखना ये 12 यहां प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, कितना आ जाएगा ये 7 और 87, 3 यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना चला गया 29 चला गया ना। आपको पता है वो 1 माइनस का था, इधर आके प्लस होगा, तो कितनी वैल्यू आ गई एन की 30। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास यहाँ कितनी होगी 30। 30th वैल्यू पर कौन बैठा होगा 99 बैठा होगा। ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम इसी के ऊपर। अब जैसे कि क्वेश्चन ये कहता है ये 7, ये नहीं पता, ये नहीं पता, और ये कहता है ये 29/2 है, 29/2 कहता है ये एपी में है, आपको मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, काउंट करता हूं पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे बैठी हुई वैल्यू क्या होती है 7, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये क्या है फोर्थ पोजीशन, ये पोजीशन लिख रहा हूं, यानी कि A4 की वैल्यू कितनी है 29/2, 29/2। आपको ये पता है स्टूडेंट्स A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस में 4 माइनस में 1 इंटू में D, फॉर्मूला होता था ना A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, n की जगह फोर्थ टर्म थी मेरे पास, फोर्थ टर्म की वैल्यू पता थी 29/2, A पता है 7, 4 माइनस 1 3 और ये D, ये 7 यहां प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो मैंने एलसीएम लिया 7 2 14, कितना रह गया 9 माइनस 4 5 2 15/2। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2। अगर आपको पता है कॉमन डिफरेंस 5/2 है, सेकंड टर्म कैसे निकालते थे, हमेशा प्लस ही करते हैं, माइनस कभी नहीं करना आपने, हमेशा क्या करना है प्लस। तो मैं यहां क्या कर दूंगा प्लस का 5/2 कर दूंगा, तो मुझे पता चला अगर मैं 7 में 5/2 को ऐड करता हूं तो 2 एलसीएम 7 2 14 प्लस 5, तो ये कितना बचेगा 19/2। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा दोबारा से कॉमन डिफरेंस यानी कि 5/2 को ऐड करना है, तो 19/2 को 5/2 में ऐड किया तो 24/2 आ गया, यानी कि 12 आ गया मेरे पास आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर। थैंक यू।